नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज मैं भारत के सारे वकीलों की तरफ से बात करना चाहती हूँ। सारे वकील, चाहे वो जूनियर वकील हैं, चाहे वो सीनियर वकील हैं। एक चीज़ है, हम सब हैं तो इंसान ही ना, कोई भी ऐसा बुरा कहीं से बनकर नहीं आता है, वो बनता है इसी दुनिया में बुरा। मैं एक्चुअली अभी मुझे 1 साल हुए हैं प्रैक्टिस में आए हुए और डेढ़ साल एप्रोक्सिमेटली मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि लाइसेंस मुझे 5 महीने बाद मिला। ठीक है, ये अगस्त 2023 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था एलएलबी का मतलब लॉ का ग्रेजुएशन और उसके बाद जनवरी में मेरा 5वें महीने के एकदम जस्ट लास्ट में मेरा लाइसेंस आया था स्टेट बार का। तो 1 साल उस हिसाब से मैं प्रैक्टिस बता रही हूँ, नहीं तो डेढ़ साल मोटा-मोटी आप लेके चलो। कि अब मेरे पास थोड़ा-थोड़ा जब आ रहे हैं लोग काम कराने के लिए मैं काम तो करने को तैयार हूँ, मैं हेल्प तो करने को तैयार हूँ। लेकिन उस हेल्प को जो मैं उनकी कर रही हूँ, उसके पैसे लेने में मुझे मौत आ रही है। पता नहीं एक अंदर गिल्ट आ रहा है कि यार एक इंसान आपसे न्याय माँगने आया है। एज़ अ लॉयर एज़ एन एडवोकेट आप उसको न्याय प्रोवाइड करवा रहे हो और उस न्याय को देने का आप कीमत ले रहे हो। मुझे सच में ये चीज़ समझ नहीं आती कि हमारे देश में न्याय पाने की भी कीमत होती है। पैसों से हम उसको खरीदते हैं, न्याय को खरीदते हैं। जस्ट इमेजिन वो क्लाइंट एक जस्टिस भी हो सकता है कभी। हो सकता है किसी जस्टिस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जाए, कभी किसी लॉयर पर लगा दिया जाए, आप पर लगा दिया जाए, मेरे पर लगा दिया जाए कोई बहुत बड़ा इल्ज़ाम। और अगर हमारे पास उस टाइम पर पैसा नहीं है तो हम न्याय नहीं पा सकते। हमें अगर फ्री का एडवोकेट मिल भी जाता है तो हम गारंटी नहीं दे सकते कि वो अच्छे से काम करेगा क्योंकि कहीं न कहीं हमको सीधी-सी बात है कि जब पैसा देते हैं तब एक जो एडवोकेट है वो गंभीरता से काम करता है। अब जिसको गवर्नमेंट पे कर रही है उसको किस बात की परवाह? वो इतना सीरियसली आपका काम करेगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली इसीलिए लोग प्राइवेट एडवोकेट्स के पास जाते हैं। मतलब अगर आपको बेस्ट लीगल एड चाहिए, लीगल सर्विसेज़ चाहिए, तो यू हैव टू गो टू प्राइवेट लॉयर्स, प्राइवेट एडवोकेट्स जो जितना चाहें उतना आपसे चार्ज कर सकते हैं। मुझे लिटरली ये चीज़ फ़ील होती है कि हमारे देश में न्याय भी बिकता है। आपको पता है हमारे देश में कई बार ऐसा होता है कि पैसों की कमी के कारण एक क्लाइंट जेल चला जाता है, क्योंकि वो एक अच्छा एडवोकेट हायर नहीं कर पाता। एक क्लाइंट को न्याय नहीं मिल पाता है। और एक जो अन्यायी इंसान है, वो सिर्फ़ इसलिए केस जीत जाता है क्योंकि उसके पास पैसे हैं। ये कैसी न्यायपालिका है जिस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा? सब चुपचाप बैठे हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि सब मुर्दा हैं, जीवित लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अरे क्लाइंट कोई दूसरे युग से या दूसरे दुनिया से नहीं आया है। हम और आप ही कभी न कभी एक क्लाइंट बनते हैं। भगवान ना करे कि कभी किसी को ऐसा दिन देखना पड़े कि उसको कोर्ट जाना पड़ जाए। लेकिन कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इवन मुझे भी कई बार लोगों ने फँसाने की कोशिश की, वो बात अलग है कि मैंने अपने चालाकी से चीज़ों को डील कर लिया। लेकिन आप सोचो कि कल को अगर कभी ऐसा दिन आ जाता है कि हमको कोर्ट के पास जाना पड़ सकता है, तो हमारे पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है, तो वी कांट गेट जस्टिस। रियली? सबसे बड़ा लूप पॉइंट तो यहीं पर है कि हमारे देश में न्याय भी बिक रहा है। ध्यान से देखो और एक कमेंट था कि वीडियो मैंने देखा था हाँ। अभी जस्ट मैंने आज शाम को एक वीडियो देखा जिसमें एक यूट्यूबर थी, वो बोल रही थी कि हमारे देश में लैंग्वेज को लीगल लैंग्वेज को इसलिए इतना टफ किया गया है ताकि आम आदमी समझ ना सके उसको। और आम आदमी को क्यों नहीं समझने देना है? ताकि वो एडवोकेट्स के पास आए। अब भाई न्याय अन्याय कोई एक बहुत बड़ा बोला जाए डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। आम आदमी को भी न्याय अन्याय समझ में आता है, क्या गलत है, क्या सही है, ठीक है? लेकिन हमारे देश में न्याय अन्याय और नियम कानून इन सबको इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिख दिया गया है, इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिख दिया गया है कि एक लॉ पढ़े हुए व्यक्ति को भी तुरंत-तुरंत वो कानून की पुस्तकें, वो फाइल्स समझ नहीं आती हैं। सालों के रीडिंग और प्रैक्टिस के बाद उसको वो फाइल्स समझ में आना शुरू होती हैं। इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। इवन मैंने एक वीडियो देखा था, बहुत ही ऑथेंटिक वीडियोज़ देखती हूँ मैं, अरे-गरे वीडियोज़ नहीं देखती। बहुत ही जो अच्छे सोर्सेज़ के होते हैं, वो वीडियोज़ देखती हूँ। तो उसमें एक जस्टिस थे, उन्होंने ये कहा कि कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि हमें एडवोकेट से पूछना पड़ता है कि भैया ये जो फाइल में जो भी डिटेल्स दी हुई हैं, जो भी पैरा दिए हुए हैं, उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो हमको। हम एडवोकेट के भरोसे रहते हैं कि वो हमको एक्सप्लेन करेगा ये सारी चीज़ें। हमें तक कई बार समझ नहीं आती, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है लीगल लैंग्वेज। क्यों बनाया गया इतना? जस्टिस हमको जनता को देना है, पब्लिक को देना है, तो उनको समझ में आना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
व्हाई वी हैवंट रिटन द लीगल जो भी लीगल थिंग्स हैं, लीगल नॉलेज है इन एन ईज़ी लैंग्वेज। क्यों हमने हमारे जो लॉज़ हैं, हमारे जो नियम हैं, हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको आसान भाषा में नहीं लिखे हैं? क्यों? क्यों वो सारे लोगों को नहीं समझ में आती? ताकि लोग एडवोकेट्स पर निर्भर रहें। एडवोकेट्स एक अच्छा खासा धंधा चला रहे हैं। सब मिले हुए हैं और सारे लोग यहाँ पर खेल खेल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी अपने हर वीडियो में बोला है, मैं वकील हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे लोगों के सर पे चढ़ के लोगों की ज़िंदगी नर्क बनाकर पैसा कमाना है, अपना घर बनाना है। आपको पता है गाइज़, मैं आज आपको सच्चाई बता रही हूँ, अपनी जो असली औकात है वो बता रही हूँ मैं। हमारे पास अपना खुद का कोई घर नहीं है। हमारे जो पूरी की पूरी जो हमारी जो फैमिली रही है, दादाजी तो रहे नहीं, फैमिली जो रही है, जितने भी भाई-बंधु थे, उन लोगों ने जो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के कारण जो भी इश्यू हुआ, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। लेकिन आज हमारे पास एक भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, एक भी ऐसी ज़मीन नहीं है जिसको हम संपूर्णतया अपना बोल सकें। मतलब एक तरह से अगर आप बोलो तो हम बेघर हैं। हमारे पास रहने के लिए घर तक नहीं है। मैं यहाँ दिल्ली में 1 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ, 3 महीने से बेरोज़गार हूँ। रिश्तेदारों से हाथ जोड़कर कभी-कभी मैं रेंट के लिए सपोर्ट माँग लेती हूँ, नहीं तो मैं ट्यूशन पढ़ाकर किसी तरह अपने खर्चे निकालती हूँ। और इसी वजह से मुझे सबकी तकलीफ़ें दिखती हैं। क्लाइंट की भी तकलीफ़ दिखती है, जूनियर एडवोकेट की भी तकलीफ़ दिखती है और सीनियर एडवोकेट इतना स्वार्थी क्यों हो गया है, ये भी मुझे समझ आता है। मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर हम एक वकील ना बनकर, बल्कि एक देश के सच्चे सिटीज़न बनकर अगर सोचें, नागरिक बनकर अगर सोचें, तब हमें समझ आएगा कि यहाँ चल क्या रहा है। कानून और न्यायपालिका देश के हर एक-एक व्यक्ति के लिए है। तो अपनी न्यायपालिका में हो रही कोई भी गलत चीज़ को लेकर अवेयर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, अगर हम सब मिलकर बोलेंगे, तो इस चीज़ पर सोचा जाएगा। क्यों लीगल लैंग्वेज को इतना कॉम्प्लिकेट किया गया है? क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है कि लॉयर्स के सपोर्ट के बिना एक इंसान न्याय के बारे में सोच भी नहीं सकता? ईज़ी किया जाए, लीगल लैंग्वेज को ईज़ी किया जाए, दिस इज़ द बिगेस्ट वे। जब लीगल लैंग्वेज जो है, जो लॉ की प्रोसीडिंग की जो लैंग्वेज है, वो सारी चीज़ें जब सिम्प्लिफाइड रहेंगी, तो एक क्लाइंट को भी सारी चीज़ें समझ में आएँगी। उसको इतना ज़्यादा एडवोकेट्स पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसको एक सरकारी वकील भी मिलेगा ना, तो भी वो सरकारी वकील को बता देगा, भैया देखो यहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हो, दिमाग तो मेरे पास भी है, इस काम को सही से करो। वो आवाज़ उठा पाएगा। पता है, क्लाइंट को पता ही नहीं रहता उसका एडवोकेट कर क्या रहा है। आप जाके देखो कोर्ट में, पता ही नहीं रहता उसको। वो तो बेचारा सोच रहा होता है वकील साहब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे होंगे। वो बस अंधी रेस में दौड़ जाता है और उसका मामला दसों साल तक चलते रहता है। क्लाइंट को पता होना चाहिए कि उसका वकील क्या कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे खाना बनाने आता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने घर में कुक रखी हूँ। अब ऐसा है कि अगर मैंने अपने कुक को कभी कुछ बदमाशी करते हुए देख लिया खाना बनाते टाइम, तो मैं उसको तुरंत पकड़ लूँगी और उसको बोलूँगी कि बहन अगर दोबारा ये चीज़ हुई ना तो मैं तेरे को निकाल दूँगी यहाँ काम से, समझ लेना तू। या तेरी मैं क्या करूँगी, कंप्लेन करूँगी। जो भी आस-पास की आंटियाँ जिनके यहाँ काम करती है, कि देखिए इस तरह से करती है, कल को आपके यहाँ भी करेगी, आप भी हटा दो। मैं उसको हड़काऊँगी। उसी तरीके से जब एक वकील बदमाशी करेगा, तो क्लाइंट भी पकड़ लेगा। तो जब आपको वो काम पता रहता है, तभी आप उसको पकड़ पाते हो। तो क्लाइंट के लिए अगर चीज़ों को समझना ईज़ी रहेगा, तो वो काफ़ी हद तक कैच कर लेगा कि उसका एडवोकेट बदमाशी कर रहा है कि नहीं। तो जिनको फ्री एडवोकेट्स की ज़रूरत है, जो पे नहीं कर सकते, वो ईज़िली निश्चिंत होके फ्री एडवोकेट्स हायर करेंगे क्योंकि उनको पता है कि उनको मतलब डील करने आता है एडवोकेट्स को। उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है एडवोकेट्स की बदमाशी को कैच करना। तो मैं बस यही कह रही हूँ कि ठीक है, चलो प्राइवेट एडवोकेट्स पैसे ले रहे हैं, मोटी फ़ीस ले रहे हैं, भाई जिनके पास पैसा है दो, फेंको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, वो भी निश्चिंत होकर एक सरकारी वकील ले सके और ये सोच कर ले सके कि कैसे नहीं करेगा सरकारी वकील अच्छे से काम। इतना ईज़ी तरीके से एक्सप्लेन्ड है सारा का सारा लीगल नॉलेज। मैं नज़र रखूँगा इस पे, हर एक-एक हियरिंग पे नज़र रखूँगा। क्या लड़ रहा है केस, क्या बहस कर रहा है, क्या फ़ाइल में लिखा है, सारी चीज़ें मैं देखूँगा। उसको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मैंने आपको प्रॉब्लम भी बता दी, मैंने आपको तरीका भी बता दिया। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, जब इंसान पे बीतती है ना, उसके ऊपर कोई मामला लगता है, कोई इल्ज़ाम लगता है, उस इंसान के दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि यार वकील तो मिल जाएगा। अब कोर्ट फ़ीस और वकील का मेहनताना, ये मैं कहाँ से अरेंज करूँगा, हर पेशी में। और यही चीज़ जो होती है, वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर कर देती है। अभी एक आईटी एक्ट का मामला आया है।
3.5 लाख का लॉस हुआ है किसी का। अब वो इंसान बेचारा न्याय के लालच में क्या करेगा? पैसे फेंकेगा वकील पे। उसको कुछ नहीं पता आईटी एक्ट के बारे में। अगर उसको अभी कोई दुष्ट, लालची एडवोकेट मिल गया, वो उसका किस लेवल पे शोषण करेगा उसको नहीं पता, क्योंकि ना उसको कानूनी भाषा समझ में आती है, ना उसको कानूनी दाँव-पेच समझ में आते हैं, कानून की प्रणाली समझ में आती है, लीगल सिस्टम समझ में आता है। इतना मुश्किल है कि हमको नहीं समझ आता जूनियर एडवोकेट्स को, उसको क्या समझ आएगा क्लाइंट को? ईज़िली बेवकूफ़ बन जाएगा वो, वकील जैसा बोलेगा, पैसा देते जाएगा। तो अब वो शुक्र मनाइए कि वो मेरे पास आई है, तो मैं तो उसको बराबर गाइड कर रही हूँ कि बहन तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू वैसे कर। लेकिन हर जगह तो साक्षी गुप्ता मैम नहीं मिलेंगी ना। इसलिए मैं कह रही हूँ, लीगल लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने के लिए सवाल उठाओ, आवाज़ उठाओ। मेरे इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी भी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं ना, उनको शेयर करो। बोलने वाला इंसान आम हो सकता है, पर उसकी बात आम नहीं है। लीगल लैंग्वेज जहाँ ईज़ी हुई और हर आदमी की समझ के हिसाब की हुई, जैसे रामायण सबको समझ में आती है ना, जैसे बाल भास्कर की स्टोरीज़ चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे हिंदी में हो, समझ में आती है ना, वैसी वो समझ में आनी चाहिए लीगल लैंग्वेज। ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलना कि हाँ, टफेस्ट लैंग्वेज कैन एक्सप्लेन और कैन रिप्रेजेंट एनी लीगल टर्म, एनी लीगल सिस्टम और एनी लॉ। नो, हम उस लॉ को सिंप्लीफाई करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दिस इज नॉट अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। और हमारे कंट्री में इतने टैलेंटेड टैलेंटेड लोग हैं जिनको कृषि का बिना कोर्स किए बगैर वो लोग कृषि सीख जाते हैं, किसानी सीख जाती है। किसानी आपको पता है कितना मुश्किल होता है करना? पूरा उनको पूरा अंदर का सिस्टम पता रहता है कि ज़मीन में क्या डालने से क्या होता है, कैसे होता है। आधे साइंटिस्ट हो जाते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो बन रहे हैं ना, इनसे बड़े-बड़े एग्रीकल्चर साइंटिस्ट तो वो अंगूठा छाप बेचारे जो किसान होते हैं ना, वो रहते हैं इनसे बड़े एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। तो ऐसा नहीं है। इंडियंस बहुत टैलेंटेड हैं। आप लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करो, दे कैन ईज़िली अंडरस्टैंड द लीगल सिस्टम एंड लॉज़ ऑल्सो एंड लीगल प्रोसीडिंग्स ऑल्सो। एंड अगर वो लीगल प्रोसीडिंग्स समझेंगे, लीगल सिस्टम समझेंगे, लॉज़ समझेंगे देश के, तो सीधी-सी बात है कि उनको कोई वकील आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। और फिर वो ईज़िली रिलैक्स्ड होके वो फ्री एडवोकेट्स ले सकेंगे कोर्ट से, जिन जो कैपेबल नहीं होंगे इतना पे करने में। क्योंकि वो उन पर नज़र रखेंगे ईज़िली, और अगर वो कुछ गड़बड़ करेंगे, जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स हैं, फ्री एडवोकेट्स हैं, वो अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो वो तुरंत सवाल उठा पाएँगे। अब उनको अगर समझ ही नहीं आएगा, तो वो कहाँ से? अब हमारे देश में जब सारे लोग गुलाम थे, ठीक है? तो उस टाइम पर क्या हुआ था? क्या उस टाइम पर लोगों के पास पावर नहीं थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने की? नहीं, पावर उस टाइम पे भी थी, लेकिन वो अवेयर नहीं थे। उन्हें बताया ही नहीं गया कि तुम्हें आज़ादी से जीने का हक है। तुम एक बहुत ही रिस्पेक्टेड अच्छा जीवन जीने के काबिल हो। उन्हें कभी बताया ही नहीं गया। जब बड़े-बड़े लोग आए, महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब, और फिर उसके बाद आपके सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह, जब ये लोग आए, ये लोग बताए कि भाई तुम में पोटेंशियल है, तुम अधिकारिणी हो एक अच्छे जीवन के, तुम इस तरह से कंट्रोल नहीं हो सकते, तुम्हें अपने लिए आवाज़ उठानी है, तुम एक भारतीय हो, हमारा इतिहास रहा है, हम किसी के सामने झुक कर नहीं रहे हैं, गलत के सामने तो बिल्कुल भी नहीं झुकते हम। और इस तरह से जब वो मोटिवेशनल स्पीच दे के उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली थी सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। कितने लोगों का खून बहा? कुछ नहीं। भारत में कितने लोग थे? कुछ लोगों ने खून बहाया और पूरा देश आज उस चीज़ की क्या कर रहा है? उस चीज़ का फ़ायदा ले रहा है। कितने खुश हैं हम सब। वो कुछ लोगों के खून बहाने के बाद आज हमारा देश कितना गर्व से पूरे विश्व में बोलता है कि मैं भारत का हूँ, ये है हमारा भारत देश। तो ये किससे आया? अवेयरनेस से आया, जब लोग अपने राइट्स के बारे में जाने, जब लोगों को समझ आया कि वो एक्चुअली में क्या डिज़र्व करते हैं, जब उनको असली ज्ञान मिला कि उनके साथ हो क्या रहा है, कितना गलत हो रहा है। लोगों को तो पता ही नहीं था ना, लोग तो सोचते थे कि हाँ, यही हमारा मुकद्दर है, ऐसी होती है दुनिया। लेकिन जब उनको पता चला कि नहीं, ये जो हमारे साथ हो रहा है, ये गलत हो रहा है, दिस इज़ रॉन्ग, देन दे हैव टेकन स्टेप्स। तो इसलिए मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ से पहले वाकिफ़ होइए और उसके बाद इसके लिए स्टेप्स लीजिए, और इसके बाद जब लीगल लैंग्वेज सिंप्लीफाइड हो जाएगी, तो जब आपको पता रहेगा कि आपका वकील बदमाशी कर रहा है, तो वो चाहे सरकारी वकील हो, चाहे प्राइवेट वकील हो, वो आपको उल्लू नहीं बना पाएगा। आप खुद बोलोगे भैया आप तो जानबूझ के डिले कर रहे हो मेरे मामले को। कुछ लोग कुछ क्लाइंट समझते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बेवकूफ़ बनते हैं बेचारे वकीलों के हाथ। वो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, उनको सब समझ में आ रहा होगा, वो तुरंत रोक देंगे वकील को, चाहे प्राइवेट हो, चाहे फ्री एडवोकेट हो, कि भैया मेरे को सब समझ में आ रहा है, गेम खेल रहे हो आप, सिस्टम से काम कर लो। वो कहते हैं ना कि ज्ञान जो है ना, नॉलेज जो है, वो आपका सबसे बड़ा वेपन होती है। तो ये चीज़ जो है, ये काफ़ी हद तक जो कहा जाए शोषण हो रहा है न्याय देने के मामले में, ये रुक जाएगा। जो बेचारे जो पे नहीं कर सकते, वो आराम से फ्री एडवोकेट्स हायर करेंगे और फ्री एडवोकेट पे नज़र रखेंगे कि वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
बाकी जिनके पास पैसा है भैया दो, उड़ाओ प्राइवेट एडवोकेट पे। आई थिंक यही एक रास्ता है, क्योंकि बहुत बुरा लगता है, मेरे को तो बहुत बुरा लगता है पैसे बल्कि मुझे क्लाइंट मोटिवेट करके बोलता है कि अरे यार इतना मत सोचिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। तो दक्षिणा जैसे होता है ना, गुरु दक्षिणा, उस टाइप से ही मैं लेना चाहती हूँ। मैं मोटी फीस लेने में यकीन नहीं रखती। मुझे सच में इतनी बुरी स्थिति में होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि यार जहाँ तक बन पड़े मैं कम से कम लूँ। मेरे पास अभी अपने रूम तक का रेंट का पैसा नहीं है, 4500 रुपीज़। और मेरे को कितने सीनियर एडवोकेट्स बोले कि, "तू पागल हो गई है? तू 2 दिन इतनी मेहनत करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। वो आईटी एक्ट का मामला है। साइबर वाले मामले तो वैसे भी कोई एडवोकेट उतने अच्छे से नहीं करता है। तू इतना लग के कर रही है, रिसर्च करके तो ले लेना।" मैंने बोला, "नहीं, तो ऑलरेडी 3.5 लाख गए हैं, जाने दो।" तो जो भी है अल्टीमेटली अ, एक जो अच्छा वकील होता है वो यही कोशिश करता है कि उसके क्लाइंट पर फाइनेंशियल लोड ना पड़े। और मैं इसीलिए कहती हूँ पैसे कमाने इस धंधे में मत आओ। पता है? मत आओ। क्योंकि यार एक विक्टिम है, वो खुद बेचारा परेशान हो गया है, उससे कैसे पैसे लोगे? ना, हाँ, अमीर है तो वो बात अलग है, लेकिन एक विक्टिम है जो खुद परेशान है, कितना ले लोगे आप उससे पैसा? कहीं न कहीं आपकी आत्मा आपको रोक देगी कि भाई तू रहन दे भाई, मत ले पैसे। मैं इसीलिए यूट्यूब अपना ऑन की हूँ कि यार यूट्यूब के थ्रू पैसे आ जाए ना भगवान। मैं आज वही सोच रही थी कि यार मैं क्या करूँ? मेरे को ज़िंदा रहने के लिए पैसे भी चाहिए और मुझे क्लाइंट की मदद भी करनी है यार, सेल्फलेसली मदद करनी है। मैं उससे फ़ीस ले रही हूँ। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मदद करने का फ़ीस का बात किया है। आई मीन रियली मैं ऐसी हेल्प तो मैं कॉलेज के डेज़ में ऐसी फ्री में करती थी। लेकिन आज ऐसे दिन आ गए हैं वकील बनने के बाद कि यार अगर हम इस चीज़ की फ़ीस नहीं चार्ज करेंगे, घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा, तो खाएगा क्या? लीगल नोटिस तो जो बनेगी कॉर्पोरेट जो भी कंपनी है आईटी एक्ट के तहत, वो तो यहाँ पर 10,000 रुपए फ़ीस है दिल्ली में, एक लीगल नोटिस भिजवाने का। अब जो भी है व्हाटएवर इट इज़, मैं तो बस यही कहूँगी कि देखो गाइज़, अगर साफ-सुथरे तरीके से काम करना है इस सेक्टर में, तो तभी आओ जब आपके पास कुछ बैकअप हो। मैंने तो बैकअप के तौर पे सोचा हुआ है मैं बुक लिखूँगी और मैंने चैनल बनाया हुआ है। चैनल पे तो मैं मेहनत कर ही रही हूँ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर रही हूँ। मुझसे तो नहीं लिया जाएगा यार ऐसा मोटा पैसा। मैं तो उतना ही लूँगी जितना उसकी क्षमता में होगा। ऐसे उसके सर पे चढ़ के नहीं लूँगी कि भैया तू अपने आप को बेच के ज़मीन बेच के लेके आ। और मैं मदद करने से भी मना नहीं करूँगी। मैंने पहले भी बोला है, मैं भगवान भरोसे छोड़ दूँगी। मेरे शरीर में जब तक जान है मैं तब तक करूँगी। और पता है, मजबूर कौन होता है? जिसके बाल-बच्चे होते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो वकील बनने का फैसला कर लिया ना, शादी मत करियो। मत करना जब तक आपके पास कोई बैकअप ना हो, पैसा कमाई का। क्योंकि बच्चों के लालच में ना, बच्चों के चक्कर में ना एक आदमी अपना ज़मीर बेचने को, अपने सिद्धांत, उसूल सब उखाड़ के फेंकने में यकीन करने लग जाता है। वो कहते हैं ना बच्चों का पेट भरने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। तो गलत आदमी का भी मामला लेता है, सब करता है। तो वैसी मजबूरी क्रिएट मत करो। आज मैं जो इतने गट से बात कर रही हूँ ना, इसलिए क्योंकि मैंने शादी नहीं की अभी तक। मैं अब शादी उसी दिन करूँगी ना जिस दिन मेरे पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। लाइक मेरी जो बुक्स रहेंगी, जो मैं लीगल बुक्स लिखूँगी, जो एक्सपीरियंसेस बुक्स लिखूँगी, अगर वो चल गई, चैनल चल गया, तो उससे फटाफट पैसे वो करके और मैं घर बना लूँगी एक। और 1-2 प्रॉपर्टी खरीद के उसको रेंट पे उठा दूँगी, कुछ-कुछ जगह पे इन्वेस्ट कर दूँगी, उसके बाद ही शादी करूँगी। अब वो मेरे भगवान के भरोसे है कि वो चीज़ें कितनी जल्दी करते हैं। आप लोगों को भी यही कहूँगी कि इस धंधे में आओ तो साफ-सुथरे तरीके से आओ, वरना कोई मतलब नहीं है। आप अपने ही हाथों पाप करोगे। बहुत मजबूर हो जाता है जब अपने माँ-बाप को परेशान देखता है आदमी और अपना खुद का बच्चा परेशान दिखता है, बीवी टॉन्ट मार रही होती है, तो इंसान करता ही है यार, गलत काम करता ही है, इस धंधे में आके। इसलिए वैसे दिन कभी ना आएँ, ना अभी भी अगर वकील हो और आपकी फैमिली है और आपको गलत तरीके से इस सेक्टर में करना पड़ रहा है काम, मैं कहूँगी छोड़ दो, कोई बिज़नेस-विज़नेस देख लो आप। करो तो साफ-सुथरे तरीके से। पता है न्याय न्याय देने वाला भगवान समान होता है, भगवान समान। और न्याय देने का एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी वकील पर भी होता है, सिर्फ़ जज पर नहीं होता। वो एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है न्याय तक पहुँचाने का अपने क्लाइंट को। आप उसके लिए भगवान समान रहते हो। जब एक क्लाइंट बुरे दौर से गुज़रता है ना, परिवार जिसका काम नहीं आता, जिसका दोस्त काम नहीं आता, वो बेचारा वकील के पास आता है पूरे कहा जाए इमोशंस के साथ कि ये मेरे को सपोर्ट करेगा उस लेवल पे। ये मेरा साथ देगा उस स्तर पे जिस लेवल पर मेरा परिवार भी साथ नहीं दिया। और वकील ये सोच रहा होता है कि इस पेशी पे इससे पैसा कैसे लूँ? इस पेशी पे इससे कैसे इतना पैसा निकलवाऊँ? सोच समझ के आओ इस धंधे में। न्याय देना भगवान का काम है और अगर आपने भगवान के काम का एक प्रोफ़ेशन चुना है, ऐसे नहीं माय लॉर्ड बोला जाता है ना जजेस को, क्यों बोला जाता है? माय लॉर्ड मतलब मेरे भगवान, इसीलिए बोला जाता है बिकॉज़ यू आर लाइक अ गॉड फॉर देम।
आप न्याय दोगे उसको। न्याय देने वाला कभी भी बेईमान नहीं हो सकता, अन्यायी नहीं हो सकता। हाँ, होप सो आपको मेरी बात थोड़ी समझ आई होगी। गाइज़ मैं बस आप लोगों को यही कहूँगी, समझ तो वैसे सबको आता है, बस मुझे लगता है कि इस बात से थोड़ा-सा इंस्पिरेशन आपको मिला होगा, आपके अंदर एक आया होगा कि यार हमको भी इसमें साथ देना है। तो अगर आप साथ देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस पर अपनी अच्छी से अच्छी कमेंट लिखिए ताकि जो लोग आएँ आपके कमेंट को पढ़ें, उनके अंदर भी एक मोटिवेशन आए और इस मुद्दे को उठाएँ बड़ी लेवल पर। इस तरह का वीडियो बनाने वाले लोग नहीं हैं यूट्यूब पर, बहुत रेयर आपको शायद ही कोई मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लोगों को बोलिए कि डेफ़िनिटली लीगल लैंग्वेज को ईज़ी करने की ज़रूरत है। तभी थोड़ा-सा क्लाइंट का जो शोषण है वो कम होगा। और क्लाइंट कोई दूसरे प्लैनेट से आया हुआ इंसान नहीं होता है। हम और आप जैसे लोग ही कहीं न कहीं आगे जाकर क्लाइंट बनते हैं। बहुत तकदीर वाले होते हैं जिनको कभी कोर्ट का चेहरा ना देखना पड़े। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही गाइज़ धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।